द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के सभी मेंबर्स को आज हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किशनगंज के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रधान अध्यापक श्री श्यामानंद झा जी के घर में स्वागत है। हमारे साथ हैं कुमार सौरभ जी, जो कि किशनगंज जिले में ही एक शिक्षक हैं, और हमारे सामने विराजमान हैं हमारे पितातुल्य राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, हमारे अभिभावक श्री श्यामानंद झा। सर, आपका आभार है, आपका अभिनंदन है, और द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की तरफ से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सभी यहाँ लाइव सेशन में उपस्थित हुए हैं और आज से ही हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है आज का मेहमान। और आप सभी यह देख ही रहे हैं कि हमारे आज के मेहमान, हमने एक शिक्षक को चुना है, और वह भी ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे पितातुल्य शिक्षक श्री श्यामानंद जी हमारे सामने विराजमान है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया है कि इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्होंने एनवायरमेंट सेवर का भी काम किया है, पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहूँगी, आपके सामने श्यामानंद जी विराजमान है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से श्यामानंद जी अपने जीवन की गाथा आप सबके सामने रखें। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार टीचर्स ग्रुप में, और अभी हमारे सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि एक अध्यापक ही एक छात्र के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वह ही छात्र के जीवन की नियति को निर्धारित करता है, वह ही उसके जीवन को एक दिशा देता है। तो सबसे पहले मैं यह पूछना चाहूँगी सर कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और आपके शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने कहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की तथा आपने शिक्षक बनना ही क्यों चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे मेरा घर अररिया जिला, उस समय तो पूर्णिया जिला ही पूरा था, संप्रति अररिया जिला के मेरा घर है। मेरा जन्म 25 जनवरी 1953 में हुआ, और मेरी शिक्षा दीक्षा मैट्रिक पास भी किया मैं एडमिशन से, और वहीं से स्नातक की डिग्री ली। भरतपुर यूनिवर्सिटी में सुना था, भरतपुर यूनिवर्सिटी से फार्मेसी से स्नातक की डिग्री ली। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में देश की सेवा इसलिए करना चाहता था कि हमारे पिताजी एक शिक्षक जी, और उस समय में वो जो करना चाहते थे वो ऐसा करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम जैसा करेंगे ऐसा कोई शिक्षक अब तक न किया हो, ऐसा होता। लेकिन ऐसा हुआ कि सेवावधि के बीच में ही उनका असामयिक निधन हो गया, और उनका वर्षत्व न भूला गया। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय में, लेकिन उनके 2-3 मित्र ऐसे थे पिताजी के, और वो एक ऐसे कीर्तिमान स्थापित किया था अपने क्षेत्र में, उन लोग अभी तक भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए। तो उनके मित्र हमको बताते थे बराबर कि देखो श्यामानंद, अगर तुम शिक्षक के रूप में आ जाओ तो तुम अपने पिताजी के अधूरे स्वप्न को जरूर पूरा करो। बहुत अच्छी बात है सर। तो मेरे जहन में ये बात थी। हालांकि हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई मार्केटिंग सुपरवाइजर थे, छोटे भाई भी हमारे शिक्षक थे। बड़े भाई हमको नहीं चाहते थे कि हम शिक्षा के रूप में ऐसे शिक्षक के रूप में काम करूँ, कुछ ऊँचे पद पर हमको भेजना चाहते थे। मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन सामान्य से कुछ अच्छा था, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ अलग हट कर के काम करें। लेकिन हमारे जहन में ये बात घूम रही थी, और अचानक 1973-74 में वैकेंसी मिली और शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। मैं 1 साल था कंचनवाड़ी टेढ़ाघाट, बहुत इंटीरियर क्षेत्र था। जी हाँ। तो लेकिन उसको भी मैंने झेला एक साल। उसके बाद फिर प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद मैं शिक्षक की सेवा में पहुँचा। हम काला नागिन प्राथमिक विद्यालय था उसमें, आज प्रमुख हो गया, और मॉडल कलस्टर स्कूल हो गया। जिस वर्ष आपकी ज्वाइनिंग 1977 नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था। तो वह नया यूनिट का स्कूल था, और वहाँ स्टार्ट फ्रॉम नथिंग, मतलब कुछ नहीं था, न बच्चे न स्कूल न विद्यालय, कहीं कुछ नहीं था।
चले वहाँ पर आए थे। तो हमारे पहले वहाँ 3 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, किंतु उन्होंने हमारी परिस्थिति को देखकर, विषमता को देखकर योगदान ही नहीं किया। हम चौथे शिक्षक तो वहाँ योगदान किया। और हम एक ऐसे क्षेत्र में, ऐसे जगह, ऐसे सम्राट परिवार मेरा जन्म हुआ था कि हम इतने निकट कॉलेज के रहते थे कि घंटी लगती थी तो हम अपने डेरे से क्लास चल जाते, कभी पैदल पूरत करने की आदत नहीं थी। और यहाँ पर जब हम योगदान किए तो उस समय सुखाड़ के समय में बैसाख महीना में जब बारिश वारिश नहीं थी, उस समय हमको हर वक्त कमर पानी तय करके जाना पड़ता। 100% इलिटरेट लोग थे वहाँ, एक भी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। महिला की तो कोई बात नहीं, लड़की तो घर से निकलती ही नहीं थी, शिक्षा के मामले में उतना पीछे थी। तो मुझे भी लगा कि मैं यहाँ क्या कर सकूँगा, भाई यहाँ से कुछ साधन सुविधा है नहीं। लेकिन एक बात मेरे जहन में आई, बहुत पुरानी बात है, 9th क्लास में पढ़ता था, किताब राजेंद्र बाबू का पढ़ा था मैंने। इंसान अगर छोटा छोटा काम करे, अगर उद्देश्य महान हो तो वो व्यक्ति महान बन जाता है। ये मेरे पहला आदर्श हमारे डॉक्टर लाल। और फिर जब सेवा अवधि में आया तो मुझे लगा कि प्रतिभाएं गांव में जन्म लेती है और फिर शहर चले जाते हैं, फिर गांव चाहे करते ही रह जाते हैं। मेरा जन्म शहर में हुआ और मुझे मिल गया, ऐसे इंटीरियर जगह नहीं होता, वहाँ मिला, गाँव में मिला। तो मैं सोचा कि ये शायद कुछ प्रकार से यहाँ फैलाया जा सकता है, अगर एक दीपक भी मैं जला लूँ तो लोगों के काम आए। तो मैं वहाँ काम करना शुरू किया। आप समझिए कि मीटिंग में जाते थे तो 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, आने जाने से 24 किलोमीटर हम पैदल चलते थे, मेरे पैर में इतने थे छाले हो रहे। उस समय तो चलने का रोड की स्थिति बहुत जर्जर, रोड था ही नहीं, बिल्कुल नदी पार करके 3-4 नदियाँ पार करते, एक कच्ची रोड थी, इतने समर्पित थी। फिर भी लेकिन हमने छोड़ा नहीं। और घर पर हम अपनी माँ से बोलते थे, माँ चूँकि पिताजी थे नहीं तो माँ बहुत प्यार से पाला था, माँ को कहते थे कि बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत सुंदर लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हम यहाँ की प्रशंसा कर देते थे ताकि माँ हमको ये ना कहे कि तुम नौकरी छोड़ के चलो। इसलिए मैंने सेवा करता रहा और बाद में तो विद्यालय इस स्टेज में पहुँचा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया। सर मैंने सुना है कि आपके विद्यालय में दूसरे देशों से भी लोग आए हुए। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन से मैं मंच से जुड़ा हुआ था, तो केन्या से, अमेरिका से, रूस से, जगह जगह से लोग आए, क्योंकि मैं उसमें यूनाइटेड नेशन में काम कर रहा था। उस समय एड्स बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो WHO में भी मैंने काम किया, यूनिसेफ में मेरा काम रहा विभिन्न मंचों से। सबसे पहले मैं 1978 में 78 में युग निर्माण योजना से जुड़ा था, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार से, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव का संरक्षण मुझे मिला। तो गुरु जी का संरक्षण ही मेरे जीवन को एक अलग तरह से ढाल दिया और उससे हमको बहुत बल मिला। गायत्री परिवार से तो ऐसे जुड़ गए कि जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ऐसे 2-4 मित्र हम लोग बैठे थे और एक रद्दी की टोकरी में कुछ कागज पेपर फेंका हुआ था, तो उस पर लेकिन पान का पिरकी गंदा था, फेंक दिया था, थूक फेंका हुआ था। फिर भी लेकिन उसमें अच्छी चीज़ थी तो मैंने उसे उठा लिया। सर लोगों ने रोका, फिर भी उठाया। उस बार देखा अखंड ज्योति संस्थान मथुरा, तो बस से 20 रुपये मैंने 1989 से मेरा जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वहीं से मैं जोड़ा, गुरुजी ने मुझे जोड़ा, मैंने गुरुजी को नहीं खोजा, गुरुजी ने मुझे खोज लिया। सर राष्ट्रपति पुरस्कार के बाद आपने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हुआ, लेकिन युग ऋषि जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ आपका जो जुड़ाव हुआ और युग ऋषि पंडित श्री रामाचार्य शर्मा के द्वारा आपको बहुत बड़ी उपाधि मिली जी, प्रज्ञा पुत्र की। सर ये प्रज्ञा पुत्र की आवाज शिष्य होते हैं, उनमें कुछ ही शिष्यों को ऐसा उपाधि प्राप्त जी। ये मैं बड़ा नसीब वाला हूँ। ये सौभाग्य समझिए, गुरुजी का संरक्षण चाहिए, पिताजी का धर्म कहिए। पिता तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ना उसका, तो उन्हीं का शरीर से स्वस्थ हो, कहाँ से आए हो, ये सब परिचय गुरुजी पूछते थे। तो लोग अपनी समस्या व्यक्तिगत सुनाते थे और गुरुजी कहते थे कि ठीक हो जाओगे। मेरा विश्व वेदना है, आप बराबर लिखते हैं, हमारे में व्यक्ति निर्माण करेंगे, परिवार निर्माण। और उसी साल हमको वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र से गुरुजी ने सम्मानित कर दिया था। ये अहोभाग्य है, 25 वर्ष 30 वर्ष से लोग मिशन में जुड़े थे, लेकिन वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र की उपाधि नहीं मिली थी। ये तो मेरा समझिए कि पूर्व जन्म का और बहुत अच्छी बातें कही। यहाँ तक आपने ये भी कहा कि आप मतलब माँ को सांत्वना देने के लिए आप बोल देते थे कि नहीं हम अच्छे से हैं, हाँ। और आपने एक शिक्षक के मतलब कैरियर को भी चुना, ये बहुत बड़ी बात है। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप हम शिक्षकों को बताइए कि एक शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, थोड़ा सा इसका मार्गदर्शन किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो भारतीय परंपरा संस्कृति है, ये सार्वभौमिक संस्कृति है और गुरु शिष्य की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। और गुरु शिष्य परंपरा जो हमारा थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा, इस पर डॉक्टर कलाम साहब ने भी 2003 में जो मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, 15 मिनट उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा पर ही अपना उद्बोधन दिया था कि ये लड़खड़ा रहा है। तो गुरु का बहुत बड़ा दायित्व होता है। गुरु परंपरा भारत को सद्विचार देता है।
सुविचार देता है, सद्ज्ञान देता है, जीवन जीना सिखाता है, ये गुरु का काम है। गुरु का जीवन एक सांचा होता है जिसमें अनेक प्रकार के व्यक्तित्व गढ़े जाते हैं, ढाले जाते हैं। तो ये चीज़ गुरु शिष्य परंपरा के बीच में कुछ अभी कमी आई है जिसको आज संवारने की और सजाने की ज़रूरत है। अब जैसे संबंधों की चर्चा कीजिए, तो जैसे माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, ये शारीरिक संबंध है। और एक संबंध उससे ऊंचा होता है मित्र का संबंध, वो भावनात्मक संबंध है। और ये गुरु शिष्य का जो संबंध है ये आध्यात्मिक संबंध है, बहुत पवित्र संबंध है। ये बहुत पवित्र संबंध है। तो इस संबंध के बारे में हमको कहना है कि ऐसा संबंध होता है जो सांसारिकता से बिल्कुल ये अलग है। सांसारिकता से इसको कोई मतलब नहीं है, वह एक आत्मिक संबंध है, ये आत्मा की प्रखरता है। शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु शिष्य की परंपरा जो है वही हमारा उपनिषद है। शिष्य पूछता है और गुरु लिखते हैं, वही हमारा उपनिषद है। आज जितने भी उपनिषदों को आप देखते हैं यह गुरु शिष्य परंपरा की ही देन है जो उपनिषद बना। गुरु शिष्य संपूर्ण रूप से, गुरु जो है हर शिष्य को संपूर्ण रूप से जानता है। माता पिता अपने बच्चे को संपूर्ण रूप से नहीं जानता, भाई बहन अपने बच्चों को संपूर्ण रूप से नहीं जानता है, लेकिन गुरु एक ऐसा चीज़ है कि वह अपने शिष्य को संपूर्ण रूप से जानता है। तो एक गुरु को किस प्रकार से होना चाहिए, गुरु का या किसी भी व्यक्ति का, लेकिन खास करके गुरु जो हमारे हैं, हमारे गुरु जी कहते थे कि हमारे देश के अगर गुरु जग जाएं तो हम 10 वर्षों में सारी अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु जी के अंदर में पात्रता आनी चाहिए, गुरुत्व की शक्ति, विल पावर उसके अंदर होनी चाहिए। पात्रता का कुछ फैक्टर है, जैसे पात्रता के अंदर, पात्रता का निर्माण कैसे होगा, कह देने से नहीं होगा। उसके अंदर में साधना है, स्वाध्याय है, संयम है, सेवा है और समर्पण है। ये 5 फैक्टर है और ये 5 फैक्टर को डॉक्टर कलाम साहब भी सपोर्ट करते थे कि ये 5 फैक्टर्स, ये 5 बिंदु हर शिक्षक में होना अनिवार्य है। वह साधन, उस शिक्षक आज पढ़ते ही नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते। हम नहीं पढ़ते हैं तो हम बच्चे को क्या दे सकते हैं, अलग से क्या दे सकते हैं। किताब पढ़ा देना बिल्कुल मामूली चीज़ है, वो पढ़ाई है, वह शिक्षा है, वह पेट पालने की शिक्षा है। वो काले अक्षर में जो लिखे हुए नहीं पुस्तक, ये पेट पालने की शिक्षा है। शिक्षा से पहले बच्चे को संस्कार देने की आवश्यकता है कि बच्चे को हम संस्कार दें, और वह संस्कार माँ के पेट से ही प्रारंभ हो जाता है। आज तो विज्ञान में भी प्रमाणित कर दिया कि 40% संस्कार बच्चे को माँ का पेट में ही हो जाता है। जो हम लोग पहले बोलते थे कि अभिमन्यु पैदा लिया, कहोड़ ऋषि का बेटा अष्टावक्र पैदा लिया, जो पेट में ही सारे वेदों का ज्ञान हो गया था, तो लोग नहीं मानते थे। आज विज्ञान भी अनुसंधान करके, BBC कमेंट किया, BBC बताया कि 40% बच्चे का निर्माण माँ के पेट में होता है। इसलिए नारी शिक्षा, नारी का संस्कार, और ये बहुत ज़रूरी है, इसको ऊपर उठाने की जरूरत। बहुत अच्छी बातें आपने कही। अभी के समय में जिस प्रकार गुरुओं के साथ ट्रीट हो रहा है, तो आपने जो संदेश दिया गुरु के लिए, यह बहुत ही सराहनीय है। सर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिला, सही है, लेकिन ऐसे ही तो नहीं मिल गया। आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिसके लिए आपका चुनाव राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ, और साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, उस अनुभव को भी हम लोगों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मैडम। सबसे बड़ी बात है कि तो सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि मैंने पुरस्कार के लिए काम ही नहीं किया। जी बिल्कुल, मैंने राष्ट्र को अपना भगवान माना, और मैं अपने विद्यालय को मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बनाया, और उस आने वाले बच्चे को मैंने अपना भगवान बना लिया और मैं उसका पुजारी बन गया। बहुत अच्छी बात। ये दुआएं बच्चों की मिली तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल गया, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे बड़ा पुरस्कार तो मुझे पहले ही मिल चुका था, जो वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया था। इससे बड़ा पुरस्कार तो पहले भी मिल गया था। लेकिन आपने और क्या कहा, आपने ऐसा कौन कौन सा कार्य किया था जिसके लिए आपका चुनाव हुआ? हाँ, मेरा अन्य शिक्षक को भी इसके लिए वो मिलेगा। हाँ, बराबर इस मामले में हम शिक्षकों को बराबर प्रेरित करते रहते हैं, और ये भी कहते रहे थे कि आप हमसे संपर्क कीजिए, चूँकि एक रास्ता मैंने पार कर चुका है तो उस रास्ते का ज्ञान मुझे है। तो हम ये चाहते थे कि ये परंपरा हमारे ज़िले में बराबर लगातार होता रहे, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, इस तरह से मिलता जाए, हमारे क्षेत्र की गौरव गरिमा बढ़े, लोग प्रभावित हो शिक्षा के प्रति। तो इसमें से देखिए, ये हर शिक्षक हमारे योग्य हैं, विद्यालय में अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा शिक्षण करते हैं, सब कुछ हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन इतना कर लेने से राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलता है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आउटस्टैंडिंग वर्क होना चाहिए। आप राष्ट्रीय सेवा, सामाजिक सेवा, क्षेत्र की सेवा, निर्माण की दिशा में एकता, अखंडता के लिए, राष्ट्र के लिए आपने क्या क्या काम किया है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें पर्यावरण है, आपको मान लीजिए नशा निवारण है, महिला जागरण है,
शिक्षा है, मूल रूप से तो शिक्षा है, शिक्षा का अभियान। हाँ, शिक्षा का अभियान, विद्यालय में पढ़ा लेना और फिर 4 बजे अपना घर चले जाना, नहीं, वो नहीं है। आप 4 बजे के बाद स्कूल विद्यालय के बाद आप क्या कर रहे हैं? तो मेरा तो पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन ही मेरा समर्पित था। बाकी हमारे घर का जो काम था, नून नमक तेल लकड़ी बनाना, बच्चे को पढ़ाई शिक्षा दीक्षा, 10-10 बच्चे हम अपने आश्रम में रखे हुए थे, एक्स्ट्रा बच्चे, उसको हम पढ़ाते थे, सारा खर्च दे करके पढ़ाते थे अपना। जी हाँ, स्वयं, हाँ, उसका पूरा खर्च हम देते थे ला करके। और वो सारे के सारे बच्चे आज हाई लेवल के पद पर हैं। एक भी जहाँ पढ़ा लिखा आदमी नहीं था उस गांव में आज 100% एजुकेशन है, ग्रेजुएट है, महिलाएं शिक्षिका हैं, महिलाएं अच्छे पद पर हैं, लड़के भी अच्छे पद पर हैं। तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने का मूल चीज़ है कि आप आउटस्टैंडिंग राष्ट्रीय सेवा का काम करिए, विभिन्न क्षेत्रों, समाज के लिए आपने क्या समय दिया। तो इसमें कंपटीशन, आप IAS IPS आराम से बन सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना आसान बात नहीं है। सही, बिल्कुल। लेकिन आपका सर अनुभव कैसा रहा? झेलना पड़ा। मतलब जो आपको पता चला कि आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, मैं एट ए टाइम तो मैं ये बताऊं कि मैंने जब यहाँ जिला शिक्षा समिति ने इसको पारित किया, पहले जिला शिक्षा समिति इसको पारित करती है, तो पारित करने के बाद में मेरा भी नाम उसमें आया। तो उसमें मैं, हमारे जो कलेक्टर साहब थे सेंथिल कुमार जी, उन्होंने कहा कि श्यामानंद जी, हमारा जिला सब साल फेल कर जाता है। तो कहा कि सर हम प्रयास करेंगे। तो बहुत सारा हमारे पास पेपर्स तो बहुत सारे थे, हमको तो बहुत जगह सम्मान छोटा सब मिला हुआ था, और बहुत सारे पेपर्स भी थे। तो उसको हमने कहा कि अच्छा लगा देते हैं। तो मैंने जैसे अन्य स्वभाव से उसको कंप्लीट करके हमने फाइट कर दिया। सर मैंने सुना भी है सर कि जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका जिला में नाम आया तो आप अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे। हाँ बिल्कुल जी। और अचानक आपको पता चलता है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका नाम वहाँ पर चयन हुआ। उस समय आपका अनुभव कैसा रहा, खुशी कैसी हुई, आप उस समय क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, एक बात है कि हम तो ये नहीं था कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा ना मिलेगा, हम विद्यालय में अपना काम कर रहे थे। तो ये हमारे ओम बाबू BO साहब थे, वो अचानक पहुँचे तो कहा कि झा साहब आप तैयार हो जाओ। उन्होंने कहाँ के लिए, पटना के लिए कि दिल्ली के लिए? समझ गए हम। तो नहीं, अगर पटना के लिए तैयार होना पड़े, बोले नहीं पटना तो मैं नहीं जाऊँगा, चूँकि राजकीय सम्मान था, मैं वो नहीं जाऊँगा। तो आप नहीं जाएंगे वहाँ? तो नहीं, तो नहीं, आप दिल्ली के लिए तैयार हो जाइए, आपका चयन हो जाएगा तुरंत अब। तो उस समय में एक उद्विग्नता आई कि लगता है कि मेरा जो कर्म किया हुआ था उसका शायद कुछ न कुछ एक परिणाम सामने आया है। तो और लोगों में ये मैसेज जाएगा, और लोगों में ये, मैं अपने लिए ज़्यादा खुश नहीं हुआ, ये हुआ कि हमारे किशनगंज जिले का एक इतिहास बना, और आने वाली पीढ़ी जो हमारे शिक्षक की पीढ़ी है वह गौरवान्वित होगा और मेरे जैसा खटेगा, काम करेगा और फिर वह प्राप्त करेगा। ये हमारा इतिहास बना रहेगा, इस बात से ज़्यादा खुशी मिलती है। तो सर आपके जीवन की कोई एक विशेष घटना के बारे में बताइए जिससे आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है। कोई ऐसी घटना जो आपके मानस पटल पर अंकित है और आप उसके बारे में उल्लेख करना चाहते हो? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें कोई शिक्षक के रूप में देखना ही नहीं चाहता था। अच्छा। लेकिन मैंने शिक्षक बनना कबूल कर लिया। इसके लिए मुझे बहुत कष्ट करना पड़ा, और उपेक्षाएं, उपहास, विरोध, सारे की सारी चीज़ हमको झेलना पड़ा है, लेकिन उसको झेल करके मैंने इस पद को छोड़ा नहीं और इस पर मैं काम करता रहा, बड़े शौक से काम किया। तो सर जैसा कि हम माताजी के बारे में भी पूछेंगे कि इनका क्या सहयोग रहा? माताजी अगर न होती तो मैं ऐसा शिक्षक नहीं बनता। सूत्र में आपका फिर बंधे सर, इतने कार्य करते रहे। हाँ, मतलब इनका पूरा सहयोग मिला होगा आपको। यानी मैं जिस जगह पर आज पहुंच पाया हूं उसमें 70% हमारी पत्नी की देन है, 30% ही मैंने काम किया। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कहते भी हैं कि वही पुरुष अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर सकता है जो अपने घर के प्रति पूरी तरह से निश्चिंत हो कि उसका घर अच्छे से चल रहा है, और इनमें माताजी का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, आपकी सफलता में इनका श्रेय। मैं सिर्फ हस्ताक्षर था, चेक पर हस्ताक्षर कर देता था, बाकी यदि 2 रुपये की जरूरत पड़ती थी तो मेरी धर्मपत्नी मुझे देती थी, मैं मांग करके लेता था। आपने सर बहुत बड़ी बात। हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे चलेगी, 10-10 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, उनको भोजन कैसे मिलेगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी। हमारा घर टूट गया है, वहाँ तो झोपड़ी बना करके विद्यालय गांव में रहते थे, तो सारी व्यवस्था उनके ऊपर थी। मेरा काम था विद्यालय, शिक्षा और सारा राष्ट्र की सेवा, इतना ही मेरा काम था। आज उस जगह पर पहुंचाना है मेरी पत्नी का बहुत बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि ऐसी पत्नी सबको मिले और ऐसा शिक्षक बन जाए सब। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही, हम लोग भी इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। सर मैं पूछना चाहूँगी, आप पर्यावरण के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, पर्यावरण के लिए तो मेरा अनवरत काम चल रहा है, उसमें हमारे सहयोगी सामने बैठे हुए हैं। सौरभ जी को देख लीजिए, ये हमारे हाथ पैर हैं, राकेश जी हैं, रूपेश जी हैं,
पद्मा जी है, ये सब सारा का सारा, गुड्डी जी आप भी हैं, ये सारे लोग हमारे हाथ पैर हैं। अब तो मैं उतना दौड़ नहीं पाता हूँ, लेकिन हमारा काम अनवरत चलता है और जब तक जीवन है चलता रहेगा। जी जी। तो हम और 1000 अभी तक मैंने गायत्री यज्ञ कराया सुना है। है कि आपने बहुत सारा वृक्षारोपण जी, किया है। 25,000 तो मेरा बन चुका है। चलिए, ये अब बहुत आगे बड़ी बढ़ बात रहा है। है हाँ। कि आपने 25,000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया। 10,000 लोगों का नशा छुड़ाया अब तक मैंने, मेरा रिकॉर्ड है। मतलब कितना। और ऐसा नशा छुड़ाने वाला, ऐसे लोग थे जो परिवार को छोड़ करके बिल्कुल भीख मांगने की नौबत आ गई थी, उसको हमने घर में उठाया, गायत्री परिवार से जोड़ा। और आज मेरे पास 2 लाख से 2.5 लाख बैनर है हमारा, जी सर। गायत्री परिवार जुड़े हैं। सर, जो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत दिनों से आपके जीवन के बारे में जानना चाहती थी, और देखिए कि द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के प्लेटफॉर्म में मुझे ऐसा अवसर भी मिल गया। तो सर, आज मैं धन्य हो गई। और सर, जैसे मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि हम लोग बिहार टीचर्स की ओर से आए हैं आज आपका साक्षात्कार लेने, ठीक है? तो आप द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स से आप भी जुड़े हुए हैं, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? क्या है ये द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं जिसमें आपको हम लोगों ने जोड़ा है? इसमें तो मेरी समझ से यही है कि जो इसमें अच्छे काम करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता है कि नहीं, हम एक अच्छा शिक्षक बने, राष्ट्र के लिए कुछ बलिदान करें, कुछ दें, अच्छा निर्माण करें। अच्छे तो अध्यापक हैं, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, ये उद्देश्य है इसमें छुपा हुआ। और उसमें खास करके मैं आपको बराबर कभी कभी देखता भी हूँ, तो मोबाइल में तो देखते हैं कि नहीं, आपकी एक मनसा है, मनोबल है, आत्मबल है आपके अंदर में, जो हम कुछ करें। ये जो कुछ करें, बने नहीं, जब बनने की बात सोचेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हम कुछ करें, हमको करने पर विश्वास करना चाहिए, तो सभी शिक्षकों को करना चाहिए, कर भी रहे हैं। इस कोरोना काल में सर देखा गया कि पठन पाठन बिल्कुल बंद हो गया वैश्विक महामारी के कारण। जी जी। जिले में हमारी गुड्डी दीदी है, जिनके माध्यम से सबसे पहला वीडियो क्लास, ऑनलाइन जो वीडियो क्लास है 9th 10th के बच्चे को, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज सब बच्चों को जोड़ा गया। तो सर, अभी के समय में एक इंटरनेट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। बिल्कुल। अब बच्चों जो स्मार्ट क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। आपके समय में इंटरनेट नहीं था, तो उस समय और आप जो वर्तमान स्थिति आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, ये परिवर्तन है या बहुत बड़ा परिवर्तन का एक उदाहरण के स्वरूप में एक इंटरनेट आया हुआ है? सुविधा संपन्नता इतनी बढ़ी कि आज बड़ी आसानी से हम अपनी बात को, अपनी प्रतिभा को दूर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था। हम लोगों को तो डोर टू डोर घूम करके बच्चे को खुशामद करके लाना पड़ता था, चलो बेटा पढ़ने के लिए। उनके गार्जियन को कहना पड़ता था शिक्षा क्या करेगा पढ़ करके, खेती बाड़ी करेगा ही करेगा। तो बड़ी कठिनाई थी। और यदि बच्चे स्कूल नहीं आए तो एक दिन उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई। लेकिन आज आप लोगों को इतनी सुविधा संपन्नता है कि आराम से आप मोबाइल से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो आज के युग में ये सब सारी सुविधा मिली है, लेकिन कमियां तो आई हैं, कमी तो है। ये जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें दरार पड़ गया, इसको सुधारने की आवश्यकता है। यही भारत की विरासत है, इसको संवारने की ज़रूरत है। इसमें प्यार डालने की ज़रूरत है, प्रेम करने की ज़रूरत है, इसमें आस्था की ज़रूरत है, इसमें श्रद्धा की ज़रूरत है। और ये श्रद्धा हमारा घटता चला जा रहा है, इस पर ध्यान देने की चलिए, ज़रूरत है। यह एक बहुत बड़ा संदेश सर की ओर से दिया गया है कि हमें गुरु शिष्य की परंपरा का वहन करना है, उसे आगे बढ़ाना है, और गुरु और शिष्य का जो अटूट संबंध है, जो पवित्र रिश्ता है, उसको कायम रखना है। शिष्य आपको किस प्रकार आदर दे, वह हम गुरुओं को ही सोचना है। चलिए सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ सर कि हमारे द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के शिक्षकों को आप 2 शब्द कुछ कहें, उन्हें मार्गदर्शन करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किया है, 9th के क्लासेस, 10th के क्लासेस, हर सब्जेक्ट के क्लास दे रहे हैं। साथ ही हमने ब्लॉग भी शुरू किया है, जिसमें बच्चों की प्रतिभा से लेकर बहुत कुछ हम लोग दे रहे हैं। आओ उर्दू सीखे, आओ बांग्ला सीखे, आओ हिंदी सीखे, इस तरह का ब्लॉग हम लोगों ने शुरू किया। आपकी बेटी पद्मा जी के भी बच्चे उस ब्लॉग में अपनी प्रतिभा को दिखा चुके हैं। किशनगंज की एक गूगल गर्ल है जो कि ठाकुरगंज में है, उस बच्ची को भी हम लोगों ने ब्लॉग में दिखाया है। तो इस तरह हम लोग बच्चों की प्रतिभा को भी दिखा रहे हैं। तो सर, आपका भी कुछ संदेश हो जाए अगर, तो हम सभी कृतार्थ हो जाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत संक्षेप में। तो शिक्षक के कई प्रकार होते हैं, तो उसमें जो आज के शिक्षक हैं या कभी के जो शिक्षक होते हैं, उसमें कैसा शिक्षक की आज ज़रूरत है, जिसकी ओर हम लोग बढ़ भी रहे हैं।
जैसे अभी आपने बिहार शिक्षा के बारे में बताया, उस ओर हम बढ़ भी रहे हैं। एक साधारण शिक्षक क्या करते हैं? सिर्फ कहते हैं। साधारण शिक्षक सिर्फ कहते हैं। अच्छा शिक्षक जो होते हैं वो उसकी व्याख्या भी करते हैं। ये अच्छे शिक्षक का गुण है, नंबर 2। नंबर 3, श्रेष्ठ जो शिक्षक होते हैं वो दर्शाते हैं, वो पर्दे पर लाते हैं इस चीज़ को, दर्शाते हैं। और जो सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, महान शिक्षक जिसको कहते हैं, वो सिर्फ प्रेरित करते हैं। शिक्षक प्रेरणा का केंद्र बन जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैंने यही किया, मेरा जीवन का यही अनुभव है। मैंने अब 16 बरस तक हम सिंगल टीचर स्कूल चलाए हैं और उसी में हम बच्चे को बैंक में भेज दिए, इंजीनियर बना दिए और कुछ किया नहीं। वहाँ से पढ़ाई मिडिल पास करा करके बच्चों को हमने छोड़ दिया। बच्चे जब वहाँ से निकलने के बाद भी हम उसको टेकअप करते रहे, उसकी शिक्षा पर हमने ध्यान दिया और उसको वहाँ तक पहुँचाया। आज हमारे 25 बच्चे इस प्रकार से हैं जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पद पर हैं। क्यों कि अब सिंगल टीचर स्कूल अब 7 क्लास तक 6 क्लास तक कैसे पढ़ाएगा? आप ज़रा सा सोचिए। हम प्रेरणा की स्रोत बने रहे। लोग हमारा चलना सीखते थे, हमारा बोलना सीखते थे, हमको देख करके बहुत चीज़ सीखते थे। एक बच्चे ऐसे हमारे तेज थे, 2-4 बच्चे जो हमारा हस्ताक्षर सीखते थे। तो हम क्या कर रहे हो? कहा कि सर आपका तो सब कुछ सीख जाते हैं मगर आपका हस्ताक्षर ही नहीं सीख पाते। तो ये एक प्रेरणा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षक प्रेरणा का स्रोत यदि बन जाएं तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षक सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी देखा है अपने इस शिक्षक जीवन में कि आप अगर कुछ नया करने जाते हैं, पहले तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे कि यार अरे इसके पास बहुत समय है, ये कर रही है या ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आप अनवरत रूप से अपने कार्य को करते रहेंगे, वही जो आपके ऊपर हंस रहे हैं आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो कोई भी अच्छा काम स्टार्ट कीजिए आप। बिल्कुल, कलाम साहब कहते थे कि जो रास्ता बना हुआ है उसको सुरक्षित रखो, लेकिन तुम एक नया रास्ता बनाओ। नया रास्ता, हमने एक नया रास्ता बनाया। प्रत्येक शिक्षक को कुछ नया रास्ता सोचना चाहिए। और जब नया रास्ता आप सोचेंगे तो आपको 4 चीज़ सामने आएगा। 1 नंबर उपेक्षा, उपहास, विरोध। ये 3 चीज़ यदि आपने सह लिया तो आप सुंदर और महान शिक्षक बन जाएंगे। अंत में समर्पण। तब लोग सोचेगा नहीं, कुछ दिन के बाद सोचेगा नहीं गुड्डी जी बहुत अच्छा कर रही हैं, यही अच्छी शिक्षिका है। लेकिन ये 3 चीज़ में यदि आपने इसको सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, आत्मसात कर लिया तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये 3 में यदि आप डगमगा गए तो आप महान शिक्षक नहीं बन सकते। और ये मैंने झेला है, बरसों झेला है। सारे शिक्षक हमसे चुटकी लेते थे, देखो ना इसको कोई काम नहीं मिलता है। श्यामानंद जी को भर दिन लगे रहते हैं, रातों में लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं झोला टांग करके। तो इन्हीं को लगता है राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला। लोग हमसे मजाक करते थे तो हमारे हंसी आती थी कि यही ठीक है, आपके मुंह से यही निकला है तो अच्छी बात है। ये सब सारी बातें होती रहती है मैडम, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जब भी लोग रास्ता छोड़ के नया रास्ता बनाता है तो उसको ये सब झेलना पड़ता है। और झेलना जो है यही आपको तो चमकाएगा। सोना तो तपने के बाद चमकता है। आप बताइए कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलने वाला एक पैर का आदमी, आप बताइए कैसे चलते थे जो हम कभी जीवन में 1 किलोमीटर नहीं चले। बात है, जबकि उस वक्त सुविधा भी नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था, रोड तक नहीं था। आग खेत के आल होकर के हम लोग को जाना पड़ता था कोचाला। ये परिस्थिति थी। लेकिन उस समय में हमको ये आपको रफ़ीक आलम साहब जो हमारे विधायक महोदय थे, उन्होंने मुझे बहुत ढाढ़स बनाता रहा। हाई स्कूल के हेड मास्टर थे अवध नारायण झा जी, मुजफ्फर हसनैन साहब स्टेट थे, वो गुलाम सरवर साहब की समधी। ये सारे लोग हमको कहते थे कि आपके आने से क्षेत्र में बहुत कुछ होने वाला है, सर आप छोड़ के मत जाइएगा, हम निवेदन करते। सारे लोग हमको ये सब मानसिक रूप से मदद करते रहते थे। और सर आपने बहुत बहुत प्रेरणास्पद बातें कही और साथ ही हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, आपके सफ़र के बारे में सुना, आपके परिवार के बारे में सुना, हाँ माता जी के बारे में सुना, आपके बच्चों के बारे में सुना। हम लोग देख भी रहे हैं कि आपके घर के बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से सौरभ जी कुछ प्रश्न और पूछ रहे हैं क्या? सर एक सवाल है, शिक्षा सेवा और अर्थ के साथ कैसे समन्वय कर सकते हैं, इसके पर आपका क्या विचार है? शिक्षा सेवा और उनके अर्थ जो है, शिक्षा के साथ सेवा और उसके अर्थ के साथ समन्वय परस्पर, इस पर अपना विचार करते हैं। शिक्षा सेवा के साथ तो अर्थ जो है, शिक्षा सेवा, किसी भी सेवा से तो कुछ वापसी मिलना ही चाहिए ना। आदमी का जीवन है, परिवार है, चलने वाला सब कुछ है। तो जो सरकारी शिक्षक है मान लीजिए, तो उसको तो मिलना ही चाहिए सरकार से वेतन, और अच्छा वेतन मिलना चाहिए, सम्मानित वेतन मिलना चाहिए। और सब देश में विदेशों में देखते हैं कि शिक्षक को सबसे अधिक वेतन मिलता है।
और यहाँ शिक्षक की मर्यादा को तो हम सरकार के निवेदन पूर्वक सरकार से कहना चाहते हैं कि गुरु हमारे देश का स्तंभ है, रीढ़ का हड्डी है, इसीलिए गुरु को सम्मानित किया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, वेतन दिया जाए, अच्छा वेतन दिया जाए, उसकी अच्छी रखवाली की जाए और उसे सम्मानित किया जाए। जिस देश का गुरु अपमानित होगा उस देश का शिक्षा क्या होगा? आपको पता है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था तो शिक्षा क्षेत्र को चलाने के लिए शराब की आमदनी को रखा गया था कि शराब की आमदनी से ही शिक्षा चलेगा। गांधी जी ने विरोध किया था कि जिस देश की शिक्षा शराब की आमदनी से चले उस देश की शिक्षा शराबी होगी। इसलिए सबसे जो अच्छी कमाई है किसान खेत में शिक्षा शेष लगा था किसान को, और वह शिक्षा शेष से हमारा चलता था। इतना सम्मानित गुरुजी होता था। हम लोगों के ज़माने में भी हम लोग पदाधिकारी के पीछे पीछे नहीं घूमते थे, पदाधिकारी को मेरे पीछे घूमना पड़ता था। हमारे पास में वो मैग्नेट था, वो ताकत था। लेकिन आज शिक्षक को इतने घटिया और छोटे छोटे काम दे दिए जाते हैं, उस बच्चे के भविष्य को उजाड़ने के लिए दिए जाते हैं। शिक्षक को सिर्फ शिक्षादान करना चाहिए। आज दुकानदारी शिक्षक के साथ और सब काम दुकानदारी शिक्षक करेगा, वो खाना बनवाएगा, वो मकान बनाएगा। क्यों बनाएगा? वो शिक्षा देने का काम करता है। उसको बढ़िया से वेतन दे सरकार, सम्मानित ढंग से रखे। अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है, शिक्षक अच्छा बन जाता है, अपने बन जाता है, मेहनत करेगा अच्छा बन जाएगा। आप उसको सम्मानित तो करो, सम्मान देना सीखो तब सम्मान लेना सीखो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हम बता रहे हैं आपको, हमारी बेटी पद्मा है, ये उसी विद्यालय में नियुक्ति इसकी हुई तो एक दिन ये क्लास में 5वें क्लास में विज्ञान पढ़ा रही थी। मेरी आदत थी कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाते थे तो मैं क्लास का इंक्वायरी भी करता था, और जहाँ कुछ देखता था तो उसको बाद में शिक्षक मीटिंग में उसको बताते थे कि आप इस तरह से यहाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए। हमारा दिशा निर्देश चलता था। हमारे विद्यालय के अध्यक्ष M.Com ऑनर्स पास थे। ये जो पढ़ा रही थी उसके पीछे में उसका हल जोत रहा था, वो पीछे में आके खड़े हो गए और ये 45 मिनट की घंटी में जो पढ़ाई तो उसको वो गौर से सुना और वो घर चले गए। फिर वहाँ से तैयार होकर के आए स्कूल। वो हमको बताया कि सर एक बात आपसे हम कहना चाहता हूँ। क्या? तो आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी पढ़ाई तो खैर ऐसा है वैसा है, लेकिन आपकी पढ़ाई में कुछ स्टैंडर्ड है। लेकिन आज पद्मा की पढ़ाई सुने तो मैं बाग खुशी हो गया कि पद्मा इतना प्यार से बच्चों को पढ़ाती है और इतना सिंपल ढंग से पढ़ाती है। सर ये तो बाखूबी हम आज उसकी प्रशंसा करते हैं। तो मैं उसी दिन समझा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। मैंने अपनी तपस्या को सफल माना कि हमारे बच्चे में वह मेरा संस्कार गया है। और हम यही अपने सभी को कहते हैं कि स्कूल जब जाओ ईमानदारी से बच्चों के साथ पढ़ाओ, उसको शिक्षा दो, संस्कार लो, उसको अपना बना लो। वो मेरा बेटा है, बेटी। हम 4 बजे स्कूल में छुट्टी दे देते थे, बच्चे कहते थे सर थोड़ा सा और खेल लेते हैं, अभी नहीं जाएंगे। वो जाना नहीं चाहता था और आज बच्चे भाग जाते हैं। अपने जीवन में आप सबसे अधिक प्रेरित किसी हो गए? किसी के जीवन में एक सफल उसका गुरु होता है। हाँ, पिता होते हैं। हाँ, होते हैं। आपको प्रेरणा किससे? हाँ देखिए, पिता का संरक्षण तो कम मिला। मैं 6 बरस का था, पिताजी चले गए। उनकी सुनी सारी बातें माता जी शेयर करती थी, माँ बोलती थी। तो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत हमारे गुरुजी रहे। आध्यात्मिक गुरु वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और पिता की पुरानी कहानी हमको सदा याद आती रहती थी। जो छोड़ा था उन्होंने अधूरा, उस पर मेरा लक्ष्य रहता था। ये 2 चीज़ मेरे पिताजी और मेरे गुरुजी। आपके परिवार में और सर कौन सदस्य हैं? हमारे 3 भाई, हम 3 भाई से थे। बड़े भाई हमारे एक्सपायर कर गए, मार्केटिंग सुपरवाइज़र थे। छोटे भाई भी शिक्षक थे, वो भी सेवानिवृत्त हो गए। मैं भी सेवानिवृत्त हूँ। मेरी 2 बेटी है। एक बेटी शिक्षिका है पद्मा भारती, और बड़ी बेटी दिल्ली में संगीत सदन से जुड़ी हुई है, और दामाद भी DAV में लेक्चरर हैं। और हमारे छोटे दामाद हैं रूपेश कुमार झा जी, ये हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे आशा भी है कि हमारे दोनों दामाद, दोनों बेटी मेरा जो राजमार्ग बना हुआ है उस पर चल रहा है। आज देखिए, आज रूपेश जी हम कम दौड़ पाते हैं, हमारी बेटी, हमारे दामाद पर्यावरण में वृक्षारोपण करने, रक्तदान करने, सारे कामों में जितना भी मेरा रचनात्मक जितना अभियान है गुरु जी का, मेरे बच्चे मेरे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी तपस्या ठीक है। कोई कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि मुझसे हट करके कोई काम हो रहा है। आज की युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश हम देना चाहते हैं कि वह देश का युवा अपना चरित्र का निर्माण करे। ये 65 करोड़ जो हमारा युवा शक्ति है भारत में, ये दुनिया में कोई किसी के पास में ये ताकत नहीं है। और इनका यदि इनकी पात्रता, प्रामाणिकता और प्रखर हो जाए तो ये धरती ऐसी 10 धरती को गेंद की तरह उठा सकता है। इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। सिर्फ दिशा धारा बदलने की ज़रूरत है, जिस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं।
युग निर्माण योजना इस दिशा में काम भी कर रहा है कि युवा शक्ति को हम प्रेरित करके उसके अंदर में टैलेंट है, पहले की युवाओं से आज की युवाओं में ज़्यादा टैलेंट है, उसके रास्ता बदल देने की ज़रूरत है, प्रेरणा देने की ज़रूरत है, प्रेरकों की ज़रूरत है आज। और इस दिशा में जो युग निर्माण योजना काम कर रहा है उसमें आप भी सहयोग कर रहे हैं। आपको धन्यवाद करते हैं कि आप भी मेरे साथ कलम मिला के चल रहे हैं। गुड्डी जी को भी करते हैं, अपने बच्चों को भी करते हैं। इस प्रकार से अनेकों, आज हम लोग 2-2.5 लाख के यदि इस ज़िले में हैं जो रचनात्मक अभियान से जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो आने वाला समय 21वीं सदी सिर्फ भारत का है और सिर्फ भारत का है। ये मेरा दावा है, 21वीं सदी सिर्फ और सिर्फ भारत का है। बहुत अच्छी बात है सर। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोगों ने अपना यह नया ग्रुप स्टार्ट किया है अभी, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। तो आपका आशीर्वाद रहे सर कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और शुरुआत आपसे चूंकि हम लोगों ने किया है और अभी बहुत दूर जाना है हम लोगों को। बिल्कुल। तो आपका आशीर्वाद बना रहे सर, और आप थोड़ा एक संदेश दे दीजिए हमारे मेंबर्स को। और आपका हमने बहुत सारा समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, तो मेरा ये तो संयोग और सुअवसर है कि ये बातें हमारे शिक्षकों के बीच में अच्छी बातें जाएं, तो ये तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने मेरा समय लिया इसलिए। तो एक संदेश हो जाए सर हमारे मेंबर्स को। हाँ, तो मैं एक वृक्ष, देखिए एक वृक्ष सामने खड़ा है और वृक्ष से प्रेरणा ले लीजिए। जीवन इतना महान हो जाएगा कि फिर और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वृक्ष लगाते हैं, दिन रात देखते हैं, लेकिन वृक्ष के बारे में चिंतन कीजिए। एक बार की बात है, बहुत सारे लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ बैठे हुए थे, मीटिंग हुई थी, तो लोग कहते थे कि हमारा वेद बड़ा है, कोई कहता है हमारा कुरान बड़ा है, कोई बाइबिल बड़ा है। इस प्रकार से लोग अपनी अपनी परिभाषा दे रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। लास्ट में मुझे पूछा गया कि सामान्य जी आप कुछ नहीं बोलते हो? कहा मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा कि देखिए भाई, सभी धर्मशास्त्र बड़े होते हैं, महान होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका गुरु होता है ये प्रकृति। अगर प्रकृति से सीखना शुरू कर दे आदमी, तो इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा शास्त्र, इससे बड़ा वेद, इससे बड़ा पुराण कुछ नहीं है। प्रकृति सबसे बड़ा है। तो प्रकृति में एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है जिसका नाम है वृक्ष। वृक्ष का गुण को देखिए, मैंने आज चिंतन किया है और बराबर इसको बोलते हैं, लेकिन चिंतन गहराई से मैंने इस पर आज किया। चिंतन का वृक्ष का सबसे पहला गुण है स्थिरता। आप स्थिर हो जाएं, मन वचन कर्म से अपने आप को सुदृढ़ हो जाएं, स्थिर हो जाएं, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु अर्धगामिता, ऊर्ध्वगामिता। वृक्ष बढ़ता रहता है, हम आज ये किए हैं तो कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, यानी करके हम निश्चिंत नहीं हो जाएं। समुद्र से एक लोटा पानी ले लीजिए, एक लोटा डाल दीजिए, कोई अंतर पड़ता है? ज्ञान तो अथाह है, इसीलिए हम बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नई नई योजना हमारे दिमाग में आता रहे, बढ़ते रहे। और तीसरा चीज़ है अपनी प्रसन्नता को, शांति। जीवन में शांति आवश्यक है, उच्छृंखलता को रोकना पड़ेगा। यदि दिमाग में उल जलूल बहुत तरह की बातें आएगी तो आपको शांति नहीं मिलेगी, तो आप फिर काम में पिछड़ जाएंगे। तो वृक्ष का गुण है वो शांत है एकदम, है ना? इसलिए व्यक्ति को शांत होना चाहिए और उसमें उसके अंदर में है वो प्रकाश को ग्रहण करता है। हर व्यक्ति को गुण को ग्रहण करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, छिद्रान्वेषी बन जाते हैं। दूसरे के यदि 99 गुण है और एक अवगुण है तो उसके अवगुण को उभारना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रकाश लीजिए, उसके पास में क्या गुण है। हर व्यक्ति के पास में कुछ न कुछ गुण होता है, तो हमको प्रकाश लेने की आदत होनी चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश को लेना चाहिए और अपनी प्रसन्नता को सदा जाहिर करते रहिए। वृक्ष झूम झूम करके अपना देखते हैं लेटता रहता है, मस्ती गाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में मस्ती, झूमना, प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी प्रेरणा का बात है। और है शीतल छाया, शीतलता प्रदान करना। हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, हमारी वाणी, हमारी क्रिया ऐसी हो कि वह शीतलता प्रदान करे, शीतलता प्रदान करे। और आश्रय प्रदाता, वृक्ष का एक काम है, वृक्ष का काम है आश्रयदाता। कितनी चिड़ियाँ उस पर बैठती है, घोंसला बनाती है। कितने पथिक लोग जाते हैं, हारे थके मांदे जाते हैं, वृक्ष की छाया में बैठ करके आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, सो जाते हैं। उसको कभी फटकारते नहीं हैं। मनुष्य भी उसकी छाया में विश्राम करते हैं। और ये वृक्ष से सीख करके अगर जीवन में अपना धारण कर लें तो मेरे भाई और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज देखिए हमारे एकमात्र लड़के हैं ललितेंद्र भारती, एक लड़का है, उसको भी एक ही लड़का है, मेरी बहू है ललितेंद्र भारती, बहू है हमारी प्रीति, दिल्ली में है। आपको ये शिव नडार फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा। मतलब वो शिव नडार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के चौथे रिचेस्ट मैन है, उसी के नाम से यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसी में वो सेक्रेटरी पद पर काम कर रहा है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हमारे बच्चे, हमारी बहू बड़े ही
गौरवान्वित ढंग से मेरे काम को आगे बढ़ा रहा है। वहाँ भी अच्छी प्रतिष्ठा हासिल किया है। बराबर राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से सबसे मिलते जुलते रहता है। उनकी योजना बहुत बड़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हमारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ के ही उसमें एक नई उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है सब। बहुत बढ़िया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। जी सर। और मैं बता दूं, आज का जो लाइव सेशन है तो मैंने अपने फेसबुक में डाला हुआ था, उसमें आपके पुत्र का भी वो आया था। अच्छा, कि अच्छा। बहुत अच्छी पहल की है आप लोगों जी, ने। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी सम्मिलित रूप से जो हाँ, है हाँ। इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। और आपका परिवार देखकर तो हम लोग का मन गदगद हो गया सर, और हम लोग आज धन्य हो गए आपसे मिलकर। हम भी और धन्य हुए। आशा करते हैं कि इसी तरह से आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपसे ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा और आपका आशीर्वाद हम लोगों को बना रहेगा। चलिए, धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छा कर। बिहार स्टील का ग्रुप को एक बार लाइव, आप बहुत सारे वहाँ युवा भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो बिहार के प्रत्येक जिले से शिक्षक और शिक्षिकाएं बहनें जुड़ी हुई हैं जो आपको लाइव देख रहे हैं सर। आप जाते जाते 2 शब्द थोड़ा सा। हाँ, तमाम जो हमारे शिक्षक बंधु इसमें जुड़े हुए हैं, युवा वर्ग जुड़े हुए हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ कि इस देश का जो जुआ जो कंधे पर रहता है वह युवाओं पर है। इसीलिए आप जो चाहो देश के लिए कर सकते हो, आप में सारी शक्तियाँ हैं। आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं और देश के लिए ही आप अपना जीवन तन मन धन लगाकर देश के लिए काम करें। आदमी जो पारमार्थिक जीता है वह कभी घाटे में नहीं रहता है। मैं आज घाटे में नहीं हूँ। मैं वेतन का भी पैसा स्कूल में लगाता था, पत्नी से छुपा करके भी लगा देता था। सामने बैठी हैं, सुन रही हैं। और बाद में तो ऐसा हुआ कि ये स्वयं बच्चे को कपड़े देती थी, किताब बांटती थी और स्कूल भेजती थी कि जाओ स्कूल पढ़ने के लिए। ये स्वयं करती थी ये काम। तो मैं कहता हूँ, पारमार्थिक जीवन, गांधी जी ने कहा जो पारमार्थिक जीवन जीता है उसका स्वार्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा जो पारमार्थिक जीवन जीना शुरू कर देता है वह सबसे बड़ा स्वार्थी है, उसका सारा स्वार्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है। आप देखो, छोटे से वेतन प्राप्त करने वाला ये शिक्षक इतना सारा काम किया, इतना लगाया, तन मन धन सारा लगाया, लेकिन मैं आज कहाँ गरीब हूँ। मैं तो बहुत अमीर अपने को समझता हूँ। गरीब वह है जिसके पास ज्ञान की दौलत नहीं है। आज हमारे युवाओं के साथ में ज्ञान की दौलत है, वो जो चाहे कर सकता है, उसका जीवन तो चमत्कारी है। हम उसको धन्यवाद करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं कि आने वाला समय वह इस देश का जो युवा है, इस देश का जो भविष्य है उस युवाओं पर है। हम उन्हें बार बार नमन करते हैं कि आपका शौर्य जगे और हमारा देश जगे, सामर्थ्यवान बने। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, ये हमारा युवक ही कर सकता है। बिल्कुल। तो देखा आप लोगों ने आज के मेहमान में, और आप लोग इंतजार करिए कि अगला आज के मेहमान कौन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय शिक्षा जगत। कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो होगा। अच्छा, अरे वाह। हम लोग एक अच्छा पहल किए, लेकिन नहीं गुड्डी जी, आपका तो खैर और ये जाना चाहिए संदेश। सर के बारे में सब कुछ पानी पिलाओ और ये चाय बनाओ थोड़ा। सर के बारे में